देखो आता है ए एस नंबर 16 बोरोइंग कॉस्ट कब होती है, जब एप्लीकेबल होगी, जब तुम्हारा ना इंटरेस्ट हो, एक तो बोरोइंग वाला होना चाहिए। और कब AS16 लगेगा, एक तो बोरोइंग कॉस्ट तुम्हारा होना चाहिए, प्लस तुम्हारा वो चीज़ क्वालिफाइड एसेट्स होना चाहिए, तब जाके तुम्हारा AS16 लगेगा। AS16 कब लगता है, जब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ द टाइम होता है टू गेट रेडी फॉर यूज़ फॉर इस इंटेंडेड यूथ और सेल, मतलब कि रेडी टू यूज़ हो चुका है, तुमने यूज़ किया है या नहीं किया है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे जब जहाँ से रेडी हो गया यूज़ करने से, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़। देखो जहाँ से इंटेंडेड यूज़ हो गया है वहाँ तक की एसेट्स को तुम ना कैपिटलाइज कर दोगे, और उसके बाद वाली जैसे कि 31st मान लो 31 अगस्त पे तुम्हारा वो हो गया है, तो वहाँ तक कि तुम कैपिटलाइज करोगे, उसके बाद वाले तुम वहाँ पे चले जाओ, PNL में लेते चले जाओगे। AS नंबर 1 ये क्या कहता है कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ द टाइम कम से कम 12 मंथ होता है, लेकिन ये पत्थर की लकीर नहीं है, मतलब ये ना जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ना क्या होना चाहिए मैं बता रहा हूँ, तुम बिल्डिंग तैयार होने में नॉर्मल टाइम देखोगे कि एक्चुअल टाइम देखोगे, इसमें देखते हैं नॉर्मल टाइम देखोगे इसमें, कि कितने पीरियड में बिल्डिंग तैयार हो रही है, इसमें तुम नॉर्मल टाइप को कंसीडर करोगे, एक्चुअल टाइम नहीं देखोगे। देखो यहाँ पे जैसे कि मान लो ना तुम कार को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसके लिए तुमको टाइम लग रहा है, तो वो क्वालिफाइंग एसेट्स हो जाएगी। ऐसा नहीं कि बनी बनाई कोई कार है तुम उसको बेच रहे हो, ऐसा नहीं करोगे। कुछ ऐसी मशीन होती है जिसमें इंस्टॉलेशन करने में ना उसको समय लगता है, तो वो भी क्या होता है क्या कहते हैं, क्वालिफाइंग एसेट्स हो जाएंगी। अगर इंस्टॉलेशन करने में समय लग रहा है तो वो भी क्या हो जाएंगी, क्वालिफाइंग एसेट्स हो जाएंगी। तो क्या अगर कस्टमर ना स्पेशल ऑर्डर दे करके बनवाता है, जैसे कार तुम दे रहे हो, मतलब कुछ स्पेशल ऑर्डर दे करके तुम बनवा रहे हो, तो वो भी तुम्हारा क्वालिफाइंग एसेट्स हो जाएंगी। ठीक है। जैसे कि ना कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स हो गया, स्टॉक इन इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग, ये सब मशीनरी का इंस्टॉलेशन टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, तो ये सब क्या होता है, ये सब क्वालिफाइंग एसेट्स होते हैं। जैसे राफेल है, तो राफेल जो मैन्युफैक्चर किया होगा उस पे लगेगा, उसके AS16 लगेगा। लेकिन जब बन उन करके तैयार हो गया, सिर्फ तुम खरीदे हो और तुरंत यूज़ करने लगे हो, तो उस पर तुम्हारा क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं लगेगा, AS16 एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो यहाँ पे देख लो, मटेरियल एक्सपेंसेस फॉर कंस्ट्रक्शन, क्वालिफाइंग एसेट, सप्लाई सीमेंट एंड पेंट, मतलब ऐसा ना जो तुम तुरंत यूज़ नहीं कर पाओ। सप्लाई ऑफ दी JCB फॉर कंस्ट्रक्शन, अब तुमने JCB लियो कंस्ट्रक्शन के लिए, तो यार उसमें क्या है, वो तो नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स है। एडवांस फॉर मशीनरी यूज इन कंस्ट्रक्शन, मशीनरी को यूज़ करो तुम कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी ना करो मशीनरी के। एडवांस फॉर वर्कर यूज इन कंस्ट्रक्शन, अब वर्कर ले रहे हो तो वर्कर के लिए तो टाइम तो लगेगा ही, तो वो क्या हो जाता है, तुम्हारी क्वालिफाइंग एसेट्स हो जाती हैं। कोई चीज़ होती है उसको आप यूज़ करो क्वालिफाइंग एसेट्स, और वो बनाने में यूज़ नहीं हो रही है, तो वो क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है। जैसे कि ये तुम्हारे ये डंडी वाला, तो ये बनाने में थोड़ी ना यूज़ हो रही है, ये तो सर्व करने में यूज़ हो रही है, उसको निकाल निकाल करके तुम दे रहे हो। ठीक है। और देखो अब ऐसे ही तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो उसमें लिखा रहेगा ना कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, जब क्वालिफाइंग एसेट वो होते हैं टू गेट रेडी, उसके लिए तुमको टाइम लग रहा है रेडी करने में फॉर इस यूज़ के लिए, लेकिन उसको वो ऑलरेडी रेडी है तो उस टाइम पे उसको क्वालिफाइंग एसेट्स तुम कंसीडर नहीं करोगे। तो एक ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन होता है। अगर अगर वो मतलब कि तुम ना, अब ऐसा है कुछ है ना जो पार्ट वाइज तुम यूज़ कर सकते हो, तो वो इंडिपेंडेंटली अगर तुम ऑपरेट कर रहे हो, तो तुम वो ना वो तुम्हारे लिए क्या होती है, वो क्वालिफाइंग एसेट्स तुम्हारे लिए नहीं होती हैं। कैपिटल नहीं, वो जैसे पार्ट वाइज यूज़ किए हो तो वो क्वालिफाइंग एसेट्स तो अगर होंगे ही तुम्हारे, लेकिन उसको जैसे कि तुम जब तक तुम एक होता है स्पेसिफिक, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है तब तक तुम उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, तब तक तुम उसको कैपिटलाइज करते रहोगे। लेकिन अगर पार्ट वाइज तुम यूज़ कर रहे हो तो उतना टाइम तक तुम उसको कैपिटलाइज कर सकते हो। तो बोरिंग कॉस्ट एंड सीज टू बी कैपिटलाइज 3/4 ऑफ द पार्ट प्रोजेक्ट, मतलब ईयर एंड हो रहा था तो 3/4 देख लेना इसको।
ये आता है क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है और क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही है। ठीक है, तो इसमें तुमको बोलेगा ना कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट। ठीक है, तो कैलकुलेट कर, तो सबसे पहले AS16 कब लगता है? जब तुम लोन वोन लेते हो तो AS16 वो और क्वालिफाइंग एसेट्स होनी चाहिए। ठीक है, तब तुम्हारा AS16 लगता है। तो सबसे पहले यही दोनों चीज़ करना है। तो पहले लोन लिए हो, ठीक है, उसके बाद से तुमको लोन लिए हो तो बोरोइंग, लोन थोड़ी ना होता है, बोरोइंग कॉस्ट मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट एक तरीके से। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे बोरोइंग कॉस्ट मतलब बैंक लोन लियो, बोरोइंग कॉस्ट इंटरेस्ट। ठीक है, तो फिर उसके बाद से तुम ये देखोगे क्वालिफाइंग एसेट्स है, क्वालिफाइंग एसेट्स को ही वो करोगे तुम। तो फिर उसमें देखोगे कौन कौन से क्वालिफाइंग एसेट्स है, कौन कौन से नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स हैं। ठीक है, वो देख लिए। अब मान लो कि उस पर तुम्हारा अमाउंट लिखा हुआ है 5 लाख 4 लाख ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके तुम्हारा क्या करते हैं अमाउंट लिखा हुआ है। तो फिर उसके बाद से तुम उसको क्या कर रहे हो, उसके रेशियो में तुम बांट दोगे। इस रेशियो में बांटा है, देखो ये क्वालिफाइंग एसेट्स कंस्ट्रक्शन में यूज, बाकी नॉन क्वालिफाइंग है। तो इसको बांटा ये इंटरेस्ट वाले अमाउंट को, तो यही कैपिटलाइज होगा, बाकी बाकी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर P&L में चला जाएगा। तो इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये क्या, ये शेयर्स है, शेयर्स क्या होता है? रेडी टू यूज़ होते हैं, इसीलिए इसको क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि ये जो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 आ रहा है, तो देखो 50 लाख 40 लाख 20 लाख 10 लाख दे रखा है। तो ये ना तुम्हारा, ये तुम्हारा लोन लिया गया और ये यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, इसके लिए। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ से परचेज ऑफ मशीनरी के लिए जो 120 लाख का लोन लियो वो इसलिए यूटिलाइज हो रहा है। और उस पर तुम्हारा 18 लाख का जो तुम्हारा इंटरेस्ट बना है तो वो इसी रेशियो में तुम उसको बांट दोगे। ठीक है, सेम उसके बाद सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह है। अब 7th में आते हैं। 7th में भी उसी तरीके से कि देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें ना तुम्हारा डेवेंचर इशू किया है 100 लाख का। तो डेवेंचर भी तो एक तरीके से बोरोइंग कॉस्ट है। तो उसका इंटरेस्ट तुम्हारा 100 लाख का हुआ है और वो इसलिए यूज़ किया गया है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग ही तुम्हारा क्या होता है, एक क्वालिफाइंग एसेट्स है। बाकी सारे चीज़ तो तुम्हारी नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स, जैसे वर्किंग कैपिटल, परचेज ऑफ मशीनरी, ये सारे ट्रक तक नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स हैं। ठीक है, अब तुम जैसे कि 100 लाख का 12% लिया है, लेकिन इसमें ना सबसे ध्यान देने की बात है कि लिया ऑन 6 एक एक 1 जून को लिया है, 1 जून को लिया है। और ये क्या होता है, द ट्रीटमेंट फॉर द कॉस्ट ऑफ द ईयर इन डेट 31 मार्च। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो सिर्फ 10 महीने का है। तो यहाँ पे सिर्फ गलती करने के चांस है कि तुम 100 लाख को सिर्फ तुम 12% से कर लो, टाइमलाइन तुम यूज़ ही ना करो। तो यहाँ पे तुम ये गलती कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक और चीज़ गलती कर सकते हो, इसमें ये भी लिखा हुआ है ऑन मार्च 2000। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द कंपनी इन्वेस्टेड द 5 लाख। कंपनी ने क्या किया है, आइडल फंड को 5 लाख को इन्वेस्ट की थी, जिसके ऊपर से 50,000 का उसको इंटरेस्ट अर्न हुआ है। तो उसको भी तुमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी तुमको 10 जो तुम करोगे 100 लाख का 12% इंटू 10 मंथ करोगे 10 लाख का, उसमें से तुमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 50,000 को। फिर उसको तुमको उसमें करना पड़ेगा, तो ये कैपिटलाइज हो जाएगा, ये P&L में तुम्हारा जाएगा। तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है। उन्हीं सब की तरह के से ना तुम्हारा ये सेकंड पॉइंट भी है। जैसे लोन लियो तुम 20 लाख का सत्या बैंक से, ठीक है, और तुम उसको इंटरेस्ट तुम दे रहे हो 1,92,000 का, जिसमें से 6 लाख तुम वर्किंग पर्पस के लिए ले रहे हो। मतलब 6 लाख तुम्हारा क्या कहते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, तो नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स हो गया। तो बाकी का जो 14 लाख है वो तुम्हारा क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए हो गया। ठीक है, तो वही उसका रेशियो कर लोगे 6 लाख और 14 लाख का जो भी रेशियो होगा, और उसमें तुम क्या करोगे, रेशियो कर लोगे, और जो 1,92,000 है उसको उन दोनों में बांट दोगे। ठीक है, उसके बाद से इसमें से ये भी लिख रहा है कि यहाँ पे लिख रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग
वॉज कम्प्लीटेड ऑन 31 जैन। तो यहाँ पे लोन लिए हो तुम 1 अप्रैल को, और यहाँ पे लिख रहा है कि 31 जनवरी 2012 को कंप्लीट हो गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग के लिए। ये सेकेंड वाले का बता रहे हैं। तो तुम कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग के लिए तो 10 महीने का ही हुआ, फिर 10 महीने के लिए। तो जो एक तो तुम वर्किंग कैपिटल के लिए लियो, दूसरा तुम लियो जो बैलेंसिंग फिगर आया वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए, जिसमें से बोल रहा है कि 10 महीने तो तुम उसके लिए यूज़ कियो, तो 10 महीने को तो तुम कैपिटलाइज कर दोगे, बाकी के जो 2 मंथ हो जाएंगे वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे। तो यार ये क्वेश्चन अच्छा है, ये घुमावदार क्वेश्चन है थोड़ा। ये बोलोगे कि ये ऊपर वाला क्यों नहीं कंसीडर किए, क्योंकि देखो यार ऊपर वाला लिखा है 60 लाख लिया है डेटा बैंक ले, और ये ना फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है तुम्हारा न्यू बिल्डिंग के, तो ये स्पेसिफिक लोन हो गया एक तरीके से। और यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग कंप्लीटेड ऑन 31 जैन 2012, ठीक है। तो इसीलिए उसका वो किया गया है। ये दोनों के लिए बोल रहा है कि 10 मंथ में कंप्लीट हो गया है। तो जो पहला वाला ट्रीटमेंट है वो तो स्पेसिफिक लोन का है, तो स्पेसिफिक लोन जहाँ तक मतलब कि कमेंसमेंट ऑफ डे से लेकर के सिचुएशन तक वो कैपिटलाइज होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर के तुम्हारा 31 जन तक कैपिटलाइज हो जाएगा, और जो बाकी का 2 महीना बचा हुआ है वो तुम्हारा तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। वहाँ पर भी 1 पॉइंट में भी तुम्हारा ऐसा ही होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये ना आता है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में क्या होता है, देखो जैसे शेड है तुम्हारे कंस्ट्रक्शन के लिए इतना हुआ, इंटरेस्ट कॉस्ट 7.5 है, लेकिन तुमको फ्यूचर में दिख रहा है कि ये 42 लाख का ही मिलेगा, बेनिफिट 42 लाख का ही मिलेगा, तो इंटरेस्ट यहाँ पे ना सिर्फ 2 लाख ही ऐड करोगे, ठीक है। मतलब कि ना जितना प्रोबेबल रहता है यहाँ पे सिर्फ ना 2 लाख को ही कैपिटलाइज करोगे, यहाँ तक मेरा है मानना। It is probable that they will result in the future economic benefit enterprise. तो बोरोइंग कॉस्ट आर कैपिटलाइज पास ऑफ कॉस्ट कब करेंगे, जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंटरप्राइज और कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली। तो फ्यूचर में दिख रहा है 52 लाख मिलेगा, तो 2 लाख को ही इंटरेस्ट को ही जोड़ोगे। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एसेट्स में इंटरेस्ट को जोड़ देना, तो मीन्स कॉस्ट में ऐड कर दोगे, उसको कैपिटलाइजेशन का मतलब बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर, ये तो ऑलरेडी रेडी टू यूज़ होता है, तो ये क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है, बोरोइंग कॉस्ट नहीं है, तो अपन वहाँ पे कैपिटलाइजेशन नहीं होगा इसका। यहाँ पे आता है एवरेज एक्सपेंसेस। एवरेज एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या करोगे, स्पेसिफिक बोरोइंग का अमाउंट को क्या करते हैं, हटा देंगे। मतलब कि मान लो कि ना जैसे कि उसमें भी होता है कि स्पेसिफिक बोरोइंग में भी होता है कि डेट का COD से लेकर के सेसेशन डेट, और जनरल बोरोइंग में भी होता है, ठीक है। तो मान लो कि तुम्हारे पास ना 10 लाख तुमने स्पेसिफिक बोरोइंग है, और ऊपर तुम्हारा 4 लाख दिया हुआ है, और नीचे तुम्हारा 6 लाख दिया हुआ है, ठीक है। तो ऊपर ना 4 लाख, और ना तुम्हारा 1 अप्रैल पे है, और 31 दिसंबर को तुम्हारा वो कंप्लीट हो रहा है, तो मतलब 10 महीना हुआ। तो तुम 4 लाख तो तुम्हारा 10 महीना हो रहा है 10 मंथ का, लेकिन तुम जो 6 लाख का जो पीरियड, जो 6 लाख दिया हुआ है उसका पीरियड अलग दिया हुआ है, लेकिन तुम ना उसको भी 10 लाख ही मतलब 10 मंथ ही कंसीडर करोगे, चाहे जो भी वो पीरियड दिया हो। यहाँ पे तुम्हारा बिग मिस्टेक की गारंटी है, तो ये ध्यान रखना है इसमें। और इसमें क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन डे 1 ऑफ द ईयर। मतलब एवरेज करने का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे एक्सपेंसेस सब इधर चले गए, डे 1 पे चले गए, खिसक करके डे 1 पे आ गए हैं सारे के सारे। जितना हम खर्चा करेंगे उतना ही कैपिटलाइजेशन होना चाहिए, और ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड डे 1, इसीलिए हम लोग एवरेज करते हैं। मतलब जो यहाँ पे तुम 1 लाख यहाँ पे खर्चे किए, यहाँ पे खर्चा किया, अब इसको खिसका के डे 1 पे ले जा रहे हो, तो मतलब कि जो 4 लाख तुम खर्चा किए हो, जो खर्च किए वो इक्वल है 2,50,000 एट द बिगनिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर, वो इक्वल है 2,50,000 एट द बिगनिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर। मतलब कि एक्सपेंडिचर दैट वेयर मेड ऑन द बिल्डिंग वेयर एज फॉलो, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे अमाउंट दिया रहता ना, 3 लाख 2 लाख ऐसे करके, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द क्वालिफाइंग एसेट्स, इस तरीके से करके अमाउंट दिया रहता है। देखो, एक्सपेंडिचर दैट वेयर मेड ऑन द बिल्डिंग प्रोजेक्ट,
तो जैसे कि इस तरीके से अमाउंट दिया रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे देखो कि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो हरीश कंस्ट्रक्शन, तो ये यूज बिल्डिंग का प्रोजेक्ट लिया हुआ है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा, फुल बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड सेवरल ईयर, वो 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो टोटल एक्सपेंडिचर इतना इतना हो रहा है, क्योंकि कैश और इन सब का ऐड करके मतलब ये इतना पूरा एक्सपेंडिचर हो रहा है। जब इन सब का ऐड करोगे टोटल एक्सपेंडिचर का, तो 221 ऑल फेसेस के एक्सपेंडिचर आ रहे हैं, और लोन टेकन किया गया है 200 लाख का। तो 200 लाख का 15% करोगे तो उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, इसको ना एवरेज एक्सपेंसेस की बेसिस पे जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करोगे। सॉरी, इसको इसी इसी के बेसिस पे साइड सॉल्व इसी के बेसिस पे किया हुआ है। जैसे कि क्या हुआ है ना कि ये लोन लिया हुआ है, तो बोरिंग कॉस्ट कितना, इंटरेस्ट तुम्हारा आ जाएगा, इंटरेस्ट आ गया है। तो इंटरेस्ट जैसे कि तुम्हारा ना 30 लाख आ गया है, तो फिर उसके बाद देखोगे कि वो क्वालिफाइंग एसेट्स है कि नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स है। ठीक है, तो देख रहे हो तो तुमको लग रहा है कि अ, फिर उसको तुम क्या करोगे, फिर उसको तुम जैसे 30 लाख है तो उसको उसके रेशियो में बांट दोगे। रेशियो मतलब कि जैसे 34, 64, 55, 68 करके तुम उसके ना रेशियो में जब बांट दोगे तो ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद से वो बोल रहा है कि मिड ऑफ द करंट ईयर फेज़ 1 और फेज़ 2 में ये है बिकम ऑपरेशनल ड्यूरिंग द मिड ईयर ऑपरेशन एंड फाइंड आउट द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज, कितना कैपिटलाइज किया जाएगा ये बोल रहा है। और ये वहाँ पे भी लिखा है फुल बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओवर सेवरल ईयर बट फेज़ 1 और फेज़ 2 ऑफ द बिल्डिंग विल बी स्टार्टेड सून एज दे कम्प्लीटेड। मतलब कि जैसे ही फेज़ 1 फेज़ 2 कम्प्लीटेड होगा, वो मतलब तुम यूज़ करने के लायक तैयार हो जाएगा, तो वहीं तक का कैपिटलाइज करोगे, फेज़ 1 फेज़ 2 तक का। तो फेज़ 1 और फेज़ 2 तक का मतलब कैपिटलाइज करोगे। इसमें ये बोल रहा है कि फेज़ 1 फेज़ 2 कंस्ट्रक्टेड ओवर आउट ऑफ द बिल्डिंग वे स्टार्टेड सून एज दे कम्प्लीट। ठीक है, और यहाँ पे ये लिख रहा है ड्यूरिंग द मिड ऑफ द करंट ईयर, मतलब बीच में ही ये स्टेज 1 और फेज़ 2, फेज़ 1 और फेज़ 2 ऑपरेशनल कंडीशन में हो गए, मतलब यूज़ करने के कंडीशन में हो गए। तो हाफ वाला तो तुम्हारा कैपिटलाइज हो जाएगा और हाफ तुम्हारे पीएनएल में चला जाएगा, और बाकी के जो फेसेस हैं वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक वो यूजेबल कंडीशन में नहीं है, तब तक तुम उसका ना तुम उसको पूरा का पूरा तुम क्या करोगे, जब तक कि वो कंप्लीटेड नहीं हो जाता है तब तक तुम उसको कैपिटलाइज करोगे, तो मतलब वो कैपिटलाइज करोगे। तो यही बोल रहा है कि हाँ, यहाँ तक कैपिटलाइज और इसका हाफ तुम्हारा कैपिटलाइज हो जाएगा और हाफ तुम्हारे पीएनएल में चला जाएगा। देखो यहाँ पर भी यही बोला है कि ना 1 लाख के लिए नए बिल्डिंग के लिए एक तुमने 1 लाख का स्पेशल लोन लिया, तो 1 लाख तो तुम्हारा स्पेशल हो गया, और बाकी के 2 तुमने नॉन स्पेसिफिक लोन लिया है। तो इसमें तुम सबसे पहले देखोगे स्पेसिफिक लोन क्या है, नॉन स्पेसिफिक लोन क्या है। तो जैसे कि नॉन स्पेसिफिक लोन तुम्हारा आ जाएगा, तुम नॉन स्पेसिफिक लोन को तुम जैसे कि 5 लाख है, 5 लाख का 11%, 13%, और उसको 5 + 9, और यहाँ पे देखो टाइम लाइन तुमको दिया नहीं हुआ है, तो उसको तुम 12th मंथ मान लोगे, और उसी से 14 लाख से तुम मतलब इन दोनों का प्लस भी 14 लाख होता है, तो 12.28% आता है। ठीक है, यह आता है। और तुम्हारा एक्सपेंसेस कितना हुआ, एक्सपेंसेस तुम्हारा 3 लाख हुआ है, तो एक्सपेंसेस 3 लाख हुआ है, तो स्पेसिफिक लोन 3 लाख में से 1 लाख का तो तुम्हारा स्पेसिफिक लोन है, और बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर बनेगा वो नॉन स्पेसिफिक लोन में जो कैपिटलाइजेशन रेट से रेट आई वो लगा दोगे, स्पेसिफिक लोन की रेट दी हुई है और उन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा। ये बोल रहा है देखो, अगर बीच में से लिए हो लोन टेकन, तो देखो यहाँ से 9 मंथ क्या कंसीडर हो रहा है, लोन टेकन फ्रॉम बैंक 5 लाख, तो यहाँ पे जो टोटल बोरोइंग कॉस्ट आएगी जो भी नॉन स्पेसिफिक लोन की वो 9 मंथ की आएगी, और फिर डिवाइड भी करोगे तो 9 मंथ से भी करोगे, फंड जो 9 मंथ कर दूंगे वो रेट पर एनम होता है। तो देखो यार, तुम सिंपल सी बात करो, जो ऊपर 9 मंथ है तो नीचे भी 9 मंथ से ही करोगे।
अगर बोरोइंग कॉस्ट तुम्हारी 9 मंथ की है तो जो तुम्हारा फंड भी है, जो नीचे फंड है, वो भी तो तुम्हारा क्या होगा, 9 मंथ का ही होगा, तभी ना सही जाएगा। अगर ऊपर 9 मंथ का लो, नीचे तुम पर एनम ले लो तो कैसे गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो लोन टेकन किया यहाँ पे तो 1/4 को किया तो ये तुम्हारा 12 मंथ का कंसीडर किया तो 20,000 आया। यहाँ पे कंसीडर किया लोन लिया है तो यहाँ से तुम 9 मंथ का देखो तो 37,500। तो ये कियो तो वही नीचे भी डिवाइड करोगे तो उसी से करोगे कि ये 12 मंथ का होगा और ये 9 मंथ का होगा। मतलब कि ना बस ऊपर क्या होता है ना, ऊपर तुम्हारा ना ये तुम्हारा परसेंटेज पर एनम वाला रेट लगता है ऊपर, टोटल बोरोइंग कॉस्ट निकाल मतलब इंटरेस्ट निकालने के लिए। और नीचे तुम फंड भी उतने ही मंथ का लोगे। नीचे फंड कितना तुम्हारा 2 लाख था 5 लाख का, तो 2 लाख तुम 12 मंथ का लोगे, 5 लाख तुम 9 मंथ का लोगे, तभी आएगा सही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि ना बोरोड किया 150 करोड़, ठीक है, बोरोड किया 150 करोड़, लेकिन वो 150 करोड़ लिया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर पॉइंट का। ये तो मतलब स्पेसिफिक बोरोइंग हो गई, और ये 11% पर एनम पे है, और ये 4 साल में कंप्लीट होगा। मतलब 4 साल में इसको तुम कैपिटलाइज करोगे, ठीक है। मतलब 150 को अगर तुम इंटू 11% निकालते हो तो वो तुम्हारा 4 ईयर तक जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक कैपिटलाइज होगा। लेकिन अकाउंटेंट ने क्या किया है, अकाउंटेंट ने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब एक कैपिटलाइजेशन रेट, उसने क्या किया है, उसने कैपिटलाइजेशन रेट निकाली है जो कि 13% आई है। उस 13% को 150 पे अप्लाई किया है तो 19.50 करोड़ आया है 31 मार्च 2012 को। तो और फिर वो उतना ना, वो बोल रहा है वो उतना कैपिटलाइज किया है, तो ये तो गलत किया है। जो कि होना चाहिए 150 पे तुम्हारे 11%। और फिर ये बोल रहा है जो 150 करोड़ तुमने लिए हो उसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्टेड कर दिए थे, जिसमें से 3.5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। तो वही है कि 150 @ 11 करोगे कितना है, उसमें से जो इनकम आ गई वो घटा दोगे तो वो इतना कैपिटलाइज हो जाएगा। और ये क्यों कैपिटलाइज हुआ, अभी तो 1 साल कंप्लीट हुआ है। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक का वो क्या होता है, कैपिटलाइज होता रहता है। तो अभी तक तो 1 ही साल हुआ है। 4 साल बाद अगर वो यूजेबल हो जाएगा तो उसके बाद वो कैपिटलाइज नहीं होगा, वो पीएनएल में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें स्पेसिफिक और जनरल बोरिंग वाला आया हुआ है क्वेश्चन। बोल रहा है कि पहले तो कंस्ट्रक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 दिसंबर से 31 मार्च तक जा रहा है। कोई स्पेसिफिक बोरिंग नहीं ली है, सिर्फ जनरल बोरिंग ली गई हुई है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है, डायरेक्टली। जिसमें से इसमें बिगनिंग ऑफ द ईयर में 10 लाख, जनवरी में 4 लाख, फरवरी में 4 लाख और मार्च में 4 लाख आया हुआ है। देखो दिसंबर में 10 लाख था, और फिर जनवरी में तुम्हारा 4 लाख है, 4 लाख है टू मार्च, ठीक है, 4 लाख इन ईच मंथ। और जनवरी में 2 मंथ में 4 लाख है, और फिर मार्च टू गया हुआ है। तो जनवरी फरवरी मार्च, तो यही है, जनवरी फरवरी मार्च तक ये गया हुआ है। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर द फिर उसने ना लोन लिया गया है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। डिपॉजिट लिया गया है वही बोरिंग का रेट है 9% है। ओवरड्राफ्ट 4 लाख है, इंक्रीज टू 8 लाख ऑन 1 मार्च 2011। तो वही बोल रहा है 20 लाख का लिया गया है डिपॉजिट 9% पे, और फिर मार्च तक 4 लाख इन ईच मंथ। दिसंबर में लिया गया तो जनवरी फरवरी मार्च, बिगनिंग ऑफ द ईयर में 4 लाख लिया भी गया, नहीं 20 लाख लिया भी गया है, एंड ओवरड्राफ्ट ऑफ द 4 लाख, 4 लाख का ओवरड्राफ्ट भी किया गया है। तो बिगनिंग ऑफ द ईयर 4 का ये किया गया है। लिखा है ओवरड्राफ्ट 10% अंटिल 1 जनवरी। 1 जनवरी से पहले 10% था, उसके बाद से तुम्हारा 12% हो गया है। इसका ना टाइम पीरियड में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो टाइम पीरियड देख लेना ज़रा, ठीक है। तो इसमें तुम देखोगे लिखा है जो आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एनुअल कैपिटलाइजेशन रेट ऑन द कंप्यूटेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। तो तुमको ना सिर्फ कैपिटलाइजेशन रेट निकालनी है, तो कैपिटलाइजेशन रेट निकालनी है तुमको बस। तो लोन ले रखा था 20 लाख का 9%, कैपिटलाइजेशन रेट तो ये तो तुम जनरल बोरिंग ले रखे थे ना कि हाँ ये चीज़
ये दो नॉन स्पेसिफिक लोन ले रखे थे ना, वैसे ही तुमने यहाँ पर भी लोन ले रखा है, ओवरड्राफ्ट ले रखे हैं, ठीक है। तो इसका तुमको कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है, तो वही जो ऊपर का मतलब ये तो तुम इंटरेस्ट टोटल बोरोइंग कॉस्ट आता है, और नीचे फंड भी उसी पीरियड का लेते हो, तो वो आ जाता है तुम्हारे कैपिटलाइजेशन रेट। तो सिर्फ यही पूछ रहा था तुमसे, क्योंकि ये जो दे रखा है ना, ये एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन दे रखा है। एक्सपेंसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब कि यहाँ से तुम्हारा मतलब एक तरीके से ये तो तुमने लोन वाला पीरियड है, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा ना मतलब खर्चा स्टार्ट हो रहा है, लिखा हुआ है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है तुम्हारा कि 1 लाख का लोन रख रखा है, ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद से जो एक्सपेंडिचर वाला है, ये तुम्हारा ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारा क्वेश्चन ना ये इस वाले क्वेश्चन की तरह सिमिलर है। आज इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले ना तुम देखोगे कि स्पेसिफिक लोन का क्या है, ठीक है। तुम पहले ना यहाँ पे स्पेसिफिक लोन को कंसीडर करोगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगर स्पेसिफिक लोन COD से लेकर सेस तक, मतलब अगर कोई वहाँ पे, यहाँ वैसे तो यहाँ पे 12 मंथ का है, लेकिन कभी कभी हो सकता है जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, तुम्हारा 1 जनवरी एक्सपेंडिचर भी वहाँ से स्टार्ट हो गया 1 जनवरी से लेकर के, और ये 31 दिसंबर को कंप्लीट, तो 12 मंथ का हो रहा है। तो यहाँ पे भी टाइम वाला कंसीडर करोगे, स्टेप 1 में भी, मतलब यहाँ पर भी टाइम वाला कंसीडर होता है। दूसरा नॉन स्पेसिफिक लोन क्या है, तो वही नॉन स्पेसिफिक लोन मतलब कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब जितना टोटल बोरोइंग कॉस्ट, टोटल फंड, वो दोनों सेम पीरियड के होने चाहिए, वो निकाल लोगे। फिर उसके बाद से कि उस बिल्डिंग के लिए तुम कितना खर्चा कर रहे हो। तो यहाँ पे ना सबसे पहले ना तुम यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम ए देख लोगे, यहाँ पे तुम 1A लिख दोगे, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे यूज़ में आने वाला है। फिर उसके बाद से जैसे कि बिल्डिंग के लिए जो जो तुमने एक्सपेंडिचर किए हैं, तो वो तुम मंथ यहाँ पे कंसीडर करोगे। जैसे कि यहाँ पे था कि 1 लाख तुम्हारा 10% के हिसाब था, तो यहाँ पे मतलब 1 लाख तुम्हारा स्पेसिफिक बोरोइंग है, और वो भी 12 मंथ का है, ये भी 12 मंथ का है, कोइंसिडेंटली ये भी 12 मंथ का है। तो 1 लाख स्पेसिफिक बोरोइंग है, और 1 लाख तुम्हारा जनरल बोरोइंग है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक, यहाँ पे जनरल, तो ये इसको तुम बी मार्क कर दोगे, ठीक है, बी। फिर उसके बाद से ये आ जाता है, तो एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट, मतलब कि जो तुम्हारा एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट, मतलब कि एक तो यहाँ पे जो टोटल बोरोइंग कॉस्ट आई थी, वो यहाँ पे तुम्हारा ए यहाँ पे वापस से कंसीडर होगा तुम्हारा, ठीक है। और तुम्हारा एक 10,000 वाला ये ऊपर वाला आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से तुम्हारा 3 जगह ए यूज़ होगा, 2 जगह तुम्हारा स्टेप नंबर 4 में यूज़ होगा, और 1 जगह तुम्हारे यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा एक ये ए यहाँ पे यूज़ हो रहा है, एक ये ए यहाँ पे यूज़ हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। 3 जगह ए यूज़ होगा, और बी और सी तुम्हारा, बी और सी और डी तुम्हारा 2 जगह पे यूज़ होगा। तो तुम्हारा ये हो गया। यहाँ पर भी टाइम, वही टाइम पीरियड तुम कंसीडर करके करोगे, जो कि ये होता है स्पेसिफिक लोन वाला ही होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो ये आया है उसमें तुम जैसे कि 1 लाख है, तो यहाँ पे तुम ना देखो, ये टाइम लाइन को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है, जैसे 2 लाख आया, 2 लाख में से तुम्हारा 1 लाख तो ये है, तो तुम वो करोगे कंसीडर, और बाकी का 1 लाख इसमें से माइनस कर दोगे, तो तुम्हारी ये आएगा, उस पर तुम रेट लगाओगे, ठीक है। तो ये होता आता है। उसके बाद देखोगे एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट कितनी है। एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट तुम्हारी फिर से 172,000 थी, इसमें से जो लोअर रहना चाहिए 172,000, देखो यही लोअर रहना चाहिए। अगर बाई चांस तुम्हारा ये लोअर होगा तो वो क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन तुम्हारा यही लोअर होना चाहिए। फिर 10,000 और प्लस ये जोड़ करके तुम ये कर लोगे, तुम्हारा ये आ जाएगा। और जो तुम्हारी तो एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट मतलब 182,000 थी, उसमें से इतना तो तुम्हारा कैपिटलाइज हो जाएगा, बाकी तुम्हारा ट्रांसफ़र पीएनएल में चला जाएगा। और कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग में तुम्हारा डी वाला कंसीडर करोगे, कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग ये चीज़ ऐड करोगे, और प्लस जो तुम्हारा ये चीज़ है 74189 इसको ऐड कर दोगे तो वो आ जाएगा।
तो ये डी वाला हो गया। सी वाला क्या है? सी मतलब कि वही 182,000 जो ए का टोटल है, और यही यहाँ पे सी यहाँ पे कंसीडर होगा। तो ये स्टेप वाइज में चल रहे हैं, इसको तुमको ध्यान से देखना पड़ेगा। प्लस जैसे कि ट्वेल्थ में है, ट्वेल्थ में देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे ट्वेल्थ में 14 लाख का था, लेकिन ना ये जब डेट COT से लेकर के सेस तक ये तुम्हारा 10 मंथ तक था, ठीक है, 10 मंथ तक था, और नॉन स्पेसिफिक लोन तुम्हारा दे रखा था, जैसे कि क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ। देखो ये दोनों तुम्हारा क्या है, नॉन स्पेसिफिक लोन है। तो नॉन स्पेसिफिक लोन टोटल बोरोइंग कॉस्ट और सेम फंड का भी वही टाइम पीरियड लोगे तो तुम्हारे ये रेट आ जाता है। फिर उसके बाद एवरेज एक्सपेंडिचर, एवरेज एक्सपेंडिचर जो तुम यहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रहे हो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग करने के लिए, जो तुमको फंड मिला है, तो फंड तुम्हारे एक तो जनरल बोरिंग से भी आया, स्पेसिफिक बोरिंग से भी आया, और ये तुम्हारा जनरल बोरिंग और स्पेसिफिक दोनों मिला करके तुम यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो यहाँ पे देख लो कि स्पेसिफिक बोरिंग का क्या है। तो देखो स्पेसिफिक बोरिंग कितना है, 14 लाख था, और 1 अप्रैल को से लेकर के तुम्हारा हुआ है, और कंप्लीशन कितना है तुम्हारा, कंप्लीशन है तुम्हारा 31 जनवरी, मतलब 10 मंथ का है। और यहाँ पे 1 अप्रैल है 4 लाख है, और 1 अगस्त से तुम्हारा 10 लाख है। लेकिन ये भी स्पेसिफिक बोरोइंग है, 4 लाख, क्योंकि 14 लाख है तो 4 लाख भी स्पेसिफिक बोरोइंग है, 10 लाख भी स्पेसिफिक बोरोइंग है। तो यहाँ पे देखो ये वाला तो मंथ ठीक है, 1 अप्रैल वाला, 1 अगस्त वाला गलत है। तो यहाँ पे भी तुम 10 मंथ वाला ही लोगे, 10 मंथ से ही कंसिडर करोगे। 10 मंथ से किए तुम्हारे ये आएगा, और फिर जो बाकी का जो जनरल बोरिंग है 25 लाख 5 लाख, वो उतना उतना मंथ वाला तुम कंसीडर करोगे उसके हिसाब से। इसके हिसाब से डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है और सेसेशन क्या है। डेट ऑफ कमेंसमेंट दिसंबर है, और सेसेशन क्या है तुम्हारा जनवरी है। तो दिसंबर और जनवरी 2 मंथ, तो यहाँ पे 2 मंथ, और यहाँ पे क्या होता है 0 मंथ। तो तुम यहाँ पे ये कंसीडर कि ये तुम्हारा एवरेज एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तुम ए बी वाला तो समझ लियो, ए और यहाँ पे बी कंसीडर कर दोगे। फिर उसके बाद एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट वही 10%, मतलब 1,40,000, और वही जो तुम्हारा ए था वही यहाँ पे आ जाएगा 5,40,000। ए 3 जगह यूज़ होता है। फिर वो जो तुम्हारा ये तुम्हारा सी हो जाएगा, फिर वो तुम्हारा